एक ऐसी कंपनी जिसने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। एक ऐसी कंपनी जिसने उस देश के मासूम नागरिकों को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां दे दी। दोस्तों, ऑयल रिजर्व्स किसी भी देश को उन्नत बनाने का वो सोर्स हैं जो किसी भी देश के हालातों को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। और इन ऑयल रिजर्व से तेल को निकालना और उन देशों तक सप्लाई करना जहां ये एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में मौजूद नहीं होते हैं, ये काम उस देश की ऑयल कंपनीज करती हैं। आज हम आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने इसी काम के चलते एक देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। और यही नहीं, इस कंपनी की वजह से इस देश के नागरिकों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने अपना शिकार बना लिया था। अपनी फसलों, नदियों और बच्चों को बर्बाद होता देख जब वहां के नागरिकों ने इस कंपनी का विरोध किया तो उसने बड़ी ही बर्बरता से उन नागरिकों की उठती हुई आवाजों को दबा दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कंपनी को सपोर्ट करने वाले थे दुनिया के बहुत बड़े राजघराने। तो कौन सी थी वो ऑयल रिजर्व कंपनी जिसने अपने फायदे के लिए एक देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी? चलिए जान लेते हैं आज की अपनी इस वीडियो में। 19वीं शताब्दी लंदन। ये बात है 19वीं शताब्दी की, जब लंदन में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के तौर पर जाने जाने वाले सैमुअल का समुद्र में मौजूद सी शेल्स को खोजने का बहुत बड़ा काम था। समुद्र से खोजे गए ये सी शेल्स उस टाइम दूसरे देशों में लंदन से एक्सपोर्ट किए जाते थे, लेकिन सैमुअल के मरने के बाद ये सारा बिजनेस उसके दो बेटों ने हैंडओवर कर लिया। जहां बड़े बेटे मार्कस ने उस टाइम केरोसिन तेल का दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने का सोचा, और इसके बाद ये केरोसिन तेल शिप में बैरकों में रखकर दूसरे देशों तक पहुंचाया जाने लगा। लेकिन अक्सर ही लंबी समुद्री यात्रा के दौरान ये बैरल्स लीक हो जाते थे, जिस वजह से काफी बड़ी क्वांटिटी में तेल भी वेस्ट हो जाया करता था, जिससे कंपनी को नुकसान भी हो जाता था। मार्कस ने इस बड़ी परेशानी से निपटने के लिए नए ऑयल टैंकर्स को डिजाइन किया। इसके बाद तेल को डायरेक्ट सी पॉइंट पर खड़े हुए इन टैंकर्स में डाल दिया जाता था और ये टैंकर्स शिप में लोड करके रवाना कर दिए जाते थे। साल 1892 में पहली बार मार्कस के बने इन टैंकर्स से ये केरोसिन ऑयल एशिया कॉन्टिनेंट के कई देशों जैसे कि इंडोनेशिया और थाईलैंड तक पहुंचा था, जो कि उस टाइम ब्रिटिश उपनिवेश थे। इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि यूरोप से एशिया तक तेल की सप्लाई समुद्र के रास्ते करी गई हो, और केवल इस एक समुद्री यात्रा में मार्कस की कंपनी को काफी बड़ा फायदा देखने को मिला। उस टाइम यूरोप की एक और बड़ी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी अपना तेल दूसरे देशों को सप्लाई करती थी, लेकिन वो केवल यूरोप के ही कुछ देशों तक अपना तेल दे पाती थी। जब इस कंपनी के ओनर को पता चला कि मार्कस अपना ऑयल टैंकर्स लेकर एशियन कंट्रीज में पहुंचा है, तो उसने मार्कस की कंपनी को ये ऑफर किया कि वो उनका भी तेल लेकर एशियन कंट्रीज में ट्रेड कर दे। लेकिन मार्कस को ये बात मंजूर नहीं थी, क्योंकि उनका इरादा तो अपनी अलग ही ऑयल ट्रेडिंग कंपनी बनाने का था। लेकिन ये काफी रिस्की काम था, क्योंकि इस टाइम स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी की पहुंच हर जगह थी। लेकिन फिर भी मार्कस ने इस स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के अगेंस्ट 1907 में रॉयल डच पेट्रोलियम के साथ मिलकर शेल नाम की एक ऑयल कंपनी को बनाया, और इस कंपनी के बनाने के साथ ही ये कंपनी दुनिया भर के देशों की पसंदीदा ऑयल सप्लायर कंपनी बन गई। यहाँ तक कि प्रथम विश्व युद्ध में शेल कंपनी ने ही ब्रिटिश आर्मी को सबसे ज्यादा ऑयल सप्लाई किया था। और इसके बाद ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि आने वाले समय में ये तेल ही दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी नेचुरल सोर्स बनने वाला था। यानी कि जिसके पास ये नेचुरल सोर्स बड़ी मात्रा में मौजूद होगा, वही आगे आने वाले समय में दुनिया को लीड करने वाले देश बनेंगे। वहीं दूसरी बात ये कि शेल अब स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल सप्लायर कंपनी बन चुकी थी। लेकिन ये बात भी सबको पता थी कि तेल एक ऐसा नेचुरल सोर्स था जिसे हम चाहकर भी बड़ी तादाद में नहीं पा सकते थे, और इस तेल को जमीन से बाहर निकालना और उसे रिफाइनरी में रिफाइन करना भी काफी बड़े बजट का काम होता है। साथ ही जिन कंट्रीज के पास ये रिसोर्सेज होते हैं, वो अपने इन रिसोर्सेज को लेकर काफी प्रोटेक्टिव भी होते हैं। ऐसे में मार्कस ने ऐसे देश की खोज की जिसके पास तेल के बड़े रिजर्व तो मौजूद हो, लेकिन वो कंट्री गरीब हो, साथ ही वहां पर भ्रष्टाचार भी काफी मौजूद हो, जिस वजह से वो अपनी कंपनी के पैर वहां पर जमा सके। ऐसे में ये सभी क्वालिटी उन्हें सिर्फ अफ्रीका में मौजूद नाइजीरिया में नजर आई। यहाँ पर नेचुरल ऑयल और नेचुरल गैसेस के काफी बड़े रिसोर्सेज मौजूद थे।
और इसी सोच के साथ साल 1940 में शेल ने इस खूबसूरत नाइजीरियन कंट्री में अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश कर दिया। शेल कंपनी द्वारा नाइजीरियन गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करी गई और इस पार्टनरशिप में नाइजीरियन गवर्नमेंट को भी बिलियन ऑफ डॉलर का प्रॉफिट नजर आया। जिन नेचुरल सोर्सेज को सरकार अपने बलबूते पर इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, उसे शेल कंपनी के पार्टनरशिप के बाद वो अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन इस पार्टनरशिप के बाद नाइजीरिया में होने वाले तेल के उत्खनन के बाद वहां पर आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इस पार्टनरशिप के बाद लोगों के पीने के पानी, किसानों के खेतों और नदियों में तेल ही तेल तैर रहा था। यहाँ तक कि नाइजीरिया के लोगों में खतरनाक बीमारियां फैलने लगी, जिसके बारे में अब तक किसी ने सुना भी नहीं था। इसके अलावा वहां के लोगों में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के लक्षण भी देखने को मिल रहे थे। लोग इस बीमारी की वजह से मर रहे थे। इसके अलावा खेतों में अनाज उगना और नदियों में साफ पानी आना बिल्कुल बंद हो चुका था। अब इन नदियों में तेल और उसकी गंदगी बहा करती थी, जिस वजह से पानी के जानवरों ने बड़ी तादाद में मरना शुरू कर दिया। अपनी जिंदगी में इतने भयानक हालातों से गुजरने के बाद वहां की आम जनता पूरी तरह से प्रोटेस्ट पर उतर आई थी। लेकिन शेल कंपनी के साथ गवर्नमेंट की पार्टनरशिप होने की वजह से इस विरोध को पूरी तरह से कुचल दिया गया था। साल 1990 में शेल कंपनी के खिलाफ होने वाले इस प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए वहां की सरकार ने आर्मी तक को बुला लिया था और इस प्रोटेस्ट में शामिल निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई और यहां तक कि ग्रेनेड तक फेंके गए। इस विरोध प्रदर्शन में लगभग 80 लोग मारे भी गए। वहीं प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के लगभग 600 घरों को भी आग लगा दी गई और इन मरने वाले लोगों और जलाए गए घरों में रहने वाले लोगों का कसूर इतना था कि ये अपनी बेसिक जरूरतों में आई बहुत बड़ी तब्दीली के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। वो तब्दीली जिसने उनके पीने के पानी को, उनकी फसल उगाने वाले खेतों के छीनने के साथ साथ उन्हें कई तरह की बीमारियां भी दे दी थी और इन बीमारियों की चपेट में आ रही थी ज्यादातर गर्भवती महिलाएं और उनके छोटे बच्चे, जो इस बीमारी की वजह से बड़ी संख्या में मारे जा रहे थे। लोगों द्वारा किए जा रहे इस कंपनी के विरोध का शेल कंपनी के मालिकों पर कोई भी असर नहीं था, क्योंकि इस प्रोटेस्ट के ठीक 3 साल बाद यानी कि 1993 में शेल की नई पाइपलाइन के खिलाफ होने वाले एक प्रोटेस्ट पर नाइजीरियन आर्मी ने डायरेक्ट फायरिंग करी, जिसमें एक इंसान की ऑन द स्पॉट मौत हो गई और 11 लोग काफी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि शेल कंपनी ने न केवल नाइजीरियन सरकार बल्कि नाइजीरियन आर्मी को भी हैवी फंडिंग दी थी। और यही नहीं, इस कंपनी ने नाइजीरियन आर्मी को गन्स, शिप्स और हेलीकॉप्टर तक गिफ्ट में दिए थे और शायद इसी वजह से नाइजीरिया में सभी कुछ शेल कंपनी के अंडर ही चल रहा था। लेकिन अभी भी कोई था जो शेल कंपनी का विरोध पूरी तरह से कर रहा था, और वो थे एक लेखक और एनवायरमेंट अवेयर पर्सन जिनका नाम था केन सारो-विवा, जिन्होंने नाइजीरिया के गरीब किसानों के सपोर्ट में नाइजीरिया के स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल जैसे कई बड़े प्रतिष्ठानों में शेल कंपनी के खिलाफ मुहिम चलाई। और इस मुहिम का केवल एक ही मकसद था, शेल कंपनी को नाइजीरिया से बाहर कर देना। हालांकि शेल कंपनी ने केन को खरीदने की भरपूर कोशिश करी, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। साथ ही केन की बढ़ती फॉलोइंग की वजह से अब नाइजीरियन सरकार को उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जबकि इसकी दूसरी तरफ केन और उनके संगठन ने शेल कंपनी के प्लांट्स में घुसकर वहां के वर्कर्स को डराने धमकाने के साथ साथ उनके ऑयल ट्रक्स को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। इसके बाद में शेल कंपनी ने केन को रास्ते से हटाने के लिए उनके ही गांव के 4 प्रमुख लोगों को मरवा दिया और इसका इल्जाम सीधे केन और उनके साथियों पर लगा दिया गया। साथ ही केन के ही गांव के कुछ लोगों से फर्जी गवाही दिलवाई गई और इस केस में फंसाकर केन और उनके साथियों को पूरे 1 साल बाद फांसी दे दी गई। हालांकि मरने वालों की फैमिलीज ने शेल कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन इस केस में शेल को केवल आधा ही कसूरवार माना गया और उससे केवल 15 मिलियन का हर्जाना लिया गया। सऊदी अरब में साल 2018 में लीक हुए कुछ डेटा के हिसाब से शेल कंपनी ने 1.3 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी नाइजीरियन पेट्रोलियम मिनिस्टर, लेकिन वहीं शेल कंपनी के लगभग 40,000 बैरल ऑयल के नाइजीरियन रिवर में लीक हो जाने की वजह से पूरी नाइजीरियन रिवर ऑयल से भर गई थी। लोगों के पास न तो पीने का पानी था और न ही खेतों में डालने का, और इस वजह से नदी की मछलियों के साथ साथ लोगों के खेत भी तबाह हो गए। साथ ही इस नदी के आसपास रहने वाले बच्चों में भी दिमागी रूप से अपंगता देखने को मिली। वहीं शेल कंपनी का इस मामले में बयान था, ये लीकेज नाइजीरियन वर्कर्स की गलती से हुई है।
इसके बाद अब तो हालात ये बन गए कि नाइजीरिया के सिविलियन शेल कंपनी के खिलाफ हथियार लेकर मुहिम पर निकल पड़े और इस तरह नाइजीरिया में एक डोमेस्टिक वार की सिचुएशन बन गई, वो भी एक ऑयल कंपनी की वजह से। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।